आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12 का बायोलॉजी चैप्टर 5 प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन का लेक्चर नंबर 2। दूसरा लेक्चर पढ़ना है तो हम लोग पढ़ेंगे पहले इसमें कि जीनोम क्या होता है। जीनोम किसे कहते हैं? तो जीनोम को हम लिखेंगे वन कंप्लीट set of gene, one complete set of DNA, one complete set of DNA or chromosome, one complete set of DNA or chromosome को हम क्या बोलेंगे? जीनोम बोलेंगे। ठीक है, क्या बोलेंगे? one complete set of DNA or chromosome of nucleus, इसको हम क्या बोलेंगे? जीनोम बोलेंगे। जीनोम किसे कहा जाएगा? वन कंप्लीट सेट ऑफ डीएनए और क्रोमोसोम ऑफ न्यूक्लियस। ठीक है, अब दूसरा टर्म इसमें पढ़ेंगे हम लोग कि हैप्लॉइड किसे कहा जाता है और डिप्लॉइड किसे कहा जाता है। हैप्लॉइड और डिप्लॉइड। तो हैप्लॉइड यूज होता है न्यूक्लियस के लिए, सेल के लिए या किसी ऑर्गेनिज्म के लिए। न्यूक्लियस के लिए, सेल के लिए या किसी ऑर्गेनिज्म के लिए। ऐसे इसमें भी सेम होगा। न्यूक्लियस, सेल और ऑर्गेनिज्म। न्यूक्लियस, सेल और ऑर्गेनिज्म के लिए हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड दोनों का यूज होता है। तो इसका मेन क्या है? जिसमें केवल एक ही कंप्लीट सेट होगा डीएनए का, उसको हैप्लॉइड कहेंगे। ठीक है, या कह दीजिए कि जीनोम के केवल एक सेट जिसमें रहेंगे उसको हैप्लॉइड कहेंगे। जिस जीनोम के अगर दो सेट हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे? डिप्लॉइड कहेंगे। ठीक है, क्या लिख दीजिए? हैविंग वन जीनोम, हैविंग वन जीनोम, हैविंग वन जीनोम। इसमें क्या लिखेंगे? हैविंग टू जीनोम। अगर एक जीनोम रहेगा तो हैप्लॉइड कहेंगे, अगर दो जीनोम रहेगा तो डिप्लॉइड कहेंगे। ठीक है, इसको फिगर से समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमारा सेल है और इसमें है क्रोमोसोम। इसमें क्या है? क्रोमोसोम। नंबर 1 मान लेता हूं, ये अलग अलग है। ऐसे इसमें 1 2 1 ऐसे लीजिए। ठीक है, तो इसमें देख लीजिए, इसको ऐसे मानिए 1 है, ये 2। इसमें देखिए पेयर में आ गया। क्रोमोसोम का क्या है? इसमें पेयरिंग। इसमें क्या है? सिंगल सिंगल है। इसमें क्रोमोसोम क्या है? सिंगल सिंगल। मान लीजिए अलग है, अलग है, सिंगल सिंगल। इसमें क्या है? पेयर में, जोड़े में। ठीक है, इसमें क्या है? जोड़े में। जब जोड़े में रहेगा उसको ऐसे लिख दीजिए 1 2 1 ऐसे। इसमें क्या है? पेयर में है, इसमें क्या है? सिंगल सिंगल है। तो हम ऐसे सेल को हम क्या बोलेंगे? हैप्लॉइड सेल। ऐसे सेल को क्या बोलेंगे? डिप्लॉइड सेल। ठीक है, अब यहां मैं इसको लिख सकता हूं n इक्वल टू से 2। तो ये 2 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? नंबर ऑफ क्रोमोसोम को रिप्रेजेंट कर रहा है। नंबर ऑफ क्रोमोसोम को n इक्वल टू 2 है, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? नंबर ऑफ क्रोमोसोम को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, और यहाँ n का क्या मतलब है? n का मतलब है सेट जो है डीएनए के सेट या क्रोमोसोम अकेले ये कह सकते हैं।
इसको हम लिखेंगे 2n इक्वल कितने क्रोमोसोम है, 4 क्रोमोसोम, ठीक है। इसमें 2n क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, 2n रिप्रेजेंट कर रहा है कि क्रोमोसोम किसमें है, पेयर में। क्रोमोसोम्स आर इन पेयर्स, और ये नंबर ऑफ क्रोमोसोम को रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, ठीक है। फिर से बता रहा हूं, जीनोम क्या होता है, जीनोम किसे कहा जाता है, जीनोम वन कंप्लीट सेट ऑफ डीएनए क्रोमोसोम ऑफ न्यूक्लियस को जीनोम कहेंगे। एक कंप्लीट सेट किसका होगा, डीएनए का या क्रोमोसोम का न्यूक्लियस में, तो उसे हम कहेंगे कि वो जीनोम है, ठीक है। क्या कहेंगे, जीनोम वर्ड यूज होता है। फिर हमने लिखा हैप्लॉइड और डिप्लॉइड। हैप्लॉइड का क्या मतलब है, डिप्लॉइड का क्या मतलब है। देखो हैप्लॉइड किसके लिए यूज होता है, न्यूक्लियस के लिए, सेल के लिए, ऑर्गेनिज्म के लिए, ऐसे डिप्लॉइड किसके लिए यूज होता है। हैप्लॉइड कब कहा जाएगा, जब केवल एक जीनोम रहेगा, जब एक जीनोम रहेगा तो हैप्लॉइड कहेंगे, अगर 2 जीनोम है तो उसको क्या बोलेंगे, डिप्लॉइड। हैप्लॉइड को किससे लिखा जाएगा, केवल n से लिखा जाएगा, n इक्वल टू ऐसे करके जितने भी क्रोमोसोम रहेंगे सिंगल सिंगल उसको लिख देंगे। जैसे हमने एक सेल बनाया, इस सेल में 2 क्रोमोसोम है, ठीक है, और ये सिंगल सिंगल है, इसलिए हमने लिखा n इक्वल टू 2, और 2 मतलब क्या है, इसमें 2 क्रोमोसोम है, केवल n लिखा, इसके मतलब क्या है, अकेले है, सिंगल सिंगल है, ठीक है। क्रोमोसोम कैसे है, सिंगल सिंगल है। इसमें देखो पेयरिंग है, 1 वाला ये भी है, 1 वाला ये भी, 2 वाला 2 वाला ये भी, इसमें पेयर है, 1 का भी पेयर है, 2 का भी पेयर है, तो इसमें 2 क्रोमोसोम है, 2 जीनोम है, इसमें क्या है, 2 जीनोम है, ठीक है। और कितने क्रोमोसोम है, 4 क्रोमोसोम, इसे 2n से लिखा है, 2n का मतलब है पेयरिंग में है। क्रोमोसोम कैसे है, पेयर्स में है, जोड़े में, ठीक है, समझ गए ना। चलिए इतना नोट करिए। चलिए अब एग्जांपल बताते हैं, ठीक है, कि कैसे पता करेंगे डिप्लॉइड है कि हैप्लॉइड, कुछ एग्जांपल मैं बता दे रहा हूं। तो एग्जांपल आप लोग जानिए, 4 मैं सब बना रहा हूं, इसमें आप लोगों को खुद बताना लगेगा कि हैप्लॉइड है, डिप्लॉइड है या डिप्लॉइड है। इसमें मैं क्रोमोसोम बना देता हूं, काम करिए, इसमें तो बना लीजिए, जैसे तो मैं बनाया ही था, ऐसा कैसे बना लीजिए। तो आप बना लीजिए, चलिए यहाँ मैं लिख रहा हूँ n इक्वल, यहाँ भी आपको लिखना है, n तो हमने लिख दिया, सॉरी ये नहीं लिखना है मुझे, आप लोग खुद बताएंगे कि हम क्या लिखेंगे यहाँ पर। ठीक है, अब ये बताइए, देखो इसमें सिंगल सिंगल, इसमें क्रोमोसोम सिंगल सिंगल है, तो ये कैसा है, ये है हैप्लॉइड। हैप्लॉइड के लिए खाली सिंगल n लिखेंगे। कितने क्रोमोसोम हैं, 3, तो ऐसे लिख देंगे कि हैप्लॉइड है, क्या है ये, हैप्लॉइड हो गया। इसमें देखिए 1 1 2 बार है,
2 2 दो बार है, 3 3 भी 2 बार है, यहाँ लिखेंगे 2n और कितने क्रोमोसोम है 6 क्रोमोसोम है ना। ये कैसे है डिप्लॉयड हो गए। ऐसे यहाँ देखिए सिंगल सिंगल तीनों सिंगल सिंगल मतलब पेयर में है, जान लीजिए फिर क्या ये 3 एक एक है, 1 1 3 है, जिसे क्या बोलेंगे 3n लिखेंगे और ये हो जाएगा ट्रिप्लॉइड। क्या हो जाएगा ये ट्रिप्लॉइड हो जाएगा, ठीक है। ऐसे इसमें कंबाइन कर दीजिए 1 2 3 4 5 लिखिए। देखिए सभी इसमें क्या है सिंगल सिंगल है ना, जो सभी सिंगल सिंगल है इसके लिए यह यूज होगा। कितने क्रोमोसोम 5 ये भी क्या है हैप्लॉइड है। कहने का मतलब अगर सिंगल में रहेंगे तो क्या होगा हैप्लॉइड होगा, अगर सिंगल में है तो क्या होगा हैप्लॉइड, अगर पेयर में क्रोमोसोम है तो डिप्लॉइड। जितने क्रोमोसोम है उतना हम लिख देंगे। जैसे इसमें लिखा सब सिंगल सिंगल थे 1 2 3 सब सिंगल सिंगल है तो ये हैप्लॉइड होगा। n की वैल्यू कितना लिखेंगे 3 लिखेंगे, यानी इक्वल टू 3, ये नंबर ऑफ क्रोमोसोम बताता है। इसमें देखो पेयरिंग है सब ना, जोड़े में है, पेयर में है, ये डिप्लॉइड होगा। कितने क्रोमोसोम है 6, तो पेयर के लिए हम क्या लिखेंगे 2n लिखेंगे। ऐसे देखिए ये 1 1 तीनों सेम जैसे हैं तीनों, इसके लिए ट्रिप्लॉइड यूज होगा। क्या यूज होगा कितने क्रोमोसोम है 3। ऐसे सिंगल सिंगल ऐसे कितने हैं 5 है, सिंगल के लिए ये लिखते हैं हैप्लॉइड होगा, ठीक है समझ गए ना। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज लिखते हैं डोमिनेंट एंड रिसेसिव एलील। डोमिनेंट एंड रिसेसिव एलील क्या होता है ये लिखेंगे। डोमिनेंट ध्यान दीजिए, एलील हम क्या बताए थे पहले वाले लेक्चर में बताया था कि एलील क्या होता है। तो एलील बताए थे कि जीन के वैरायटी को हम क्या बोलते हैं एलील बोलते हैं। जीन के वैरायटी को क्या बोलते हैं, जीन के वैरायटी को एलील बोलते हैं। अब हर एक जीन का 2 वैरायटी होगा, कितना होगा 2 वैरायटी होगा। हर एक जीन का कितनी वैरायटी होगी 2 वैरायटी होंगी, जिसमें एक क्या रहेगा डोमिनेंट रहेगा और दूसरा रिसेसिव। डोमिनेंट का मतलब है जो अपने कैरेक्टर को शो कर दे, वह एलील जो अपने कैरेक्टर को क्या कर दे शो कर दे, दूसरे वाले को दबा दे, उसको हम क्या बोलेंगे उसको बोलेंगे डोमिनेंट। क्या बोलेंगे उसको डोमिनेंट बोलेंगे। और जो कैरेक्टर शो नहीं कर पाता है वो रिसेसिव होगा। वो कौन सा एलील होगा रिसेसिव एलील होगा। ध्यान रखिए इसमें लिखिए इट कैन सप्रेस expression of other allele it can suppress expression of other allele। ये क्या करता है डोमिनेंट एलील दूसरे एलील के एक्सप्रेशन को दबा देता है, ठीक है कि ऐसा एलील जो दूसरे एलील के एक्सप्रेशन को क्या कर दे सप्रेस कर दे वो डोमिनेंट होगा। तो क्या होगा डोमिनेंट होगा। इसको हम कैपिटल लेटर से लिखते हैं। इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर। इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर। डोमिनेंट एलील जब भी लिखेंगे तो कैपिटल लेटर से लिखेंगे। दूसरा क्या होगा रिसेसिव। रिसेसिव एलील, रिसेसिव एलील जिसका एक्सप्रेशन दब जाता है डोमिनेंट एलील के द्वारा उसको हम क्या बोलेंगे रिसेसिव एलील बोलेंगे। इसमें लिखिए इट इज सप्रेस्ड बाय डोमिनेंट एलील। डोमिनेंट एलील इसको आप किससे लिखेंगे स्मॉल लेटर से लिखेंगे। It is denoted by small letter। इसको हम स्मॉल लेटर से, ठीक है
फिर से बता रहा हूं कि डोमिनेंट एलील किसे कहा जाएगा? इट कैन सप्रेस एक्सप्रेशन ऑफ अदर एलील। डोमिनेंट एलील उसे कहेंगे जो अपने एक्सप्रेशन को दिखा देगा, मतलब अपना एक्सप्रेशन दिखा देगा, अपने कैरेक्टर को दिखा देगा, वो डोमिनेंट एलील होगा। जो अपने कैरेक्टर को नहीं शो कर पाएगा, ठीक है, तो क्या होगा? रिसेसिव एलील हो जाएगा। ठीक है, डोमिनेंट एलील को किससे लिखा जाता है? कैपिटल लेटर से, और रिसेसिव एलील को स्मॉल लेटर से लिखा जाता है। ठीक है, कोई दिक्कत आता है नहीं ना? चलिए अब एग्जाम्पल लेकर के मैं बता रहा हूं, इतना नोट कर लीजिए पहले। चलिए एग्जाम्पल लेकर के मैं बता रहा हूं। मान लेते हैं कि हमने ये लिया DNA, ये लिया, दो DNA हमने ले लिया, ठीक है, और दो DNA मतलब ये दोनों एक ही है, ये दोनों क्या है? ये कैसे है? हैप्लॉइड डिप्लॉइड। ये कैसे हैं? देखो हमने सिंगल सिंगल इसको लिखा है ना, हैप्लॉइड। तो ये कैसे है? डिप्लॉइड है, पेयर में है। कैसे है? पेयर में रहेगा तो क्या है? डिप्लॉइड है, डिप्लॉइड। अगर सिंगल रहेंगे तब हैप्लॉइड। ये पेयर में ना, तो डिप्लॉइड हमने यहाँ पे ले लिया, डिप्लॉइड कंडीशन वाला ले लिया, यानी कि डिप्लॉइड कंडीशन, डिप्लॉइड कंडीशन। डीएनए कितने पार्ट में सेलेक्ट करना है? अच्छा बताइए, जब मैं जीन बता रहा था तो जीन में किसको बुलाता था? डीएनए के पार्ट को क्या बोलते हैं? जीन बोलते हैं। पहले वाले लेक्चर में हमने यही बताया है कि जीन क्या होता है? डीएनए का टुकड़ा होता है, डीएनए का सेगमेंट होता है। तो ये दोनों का हमने ये पार्ट चूज किया, इसके मतलब ये कोई ना कोई जीन होगा। क्या होगा? इस जीन का कोई ना कोई मैं नाम रख देता हूं। चलो मैं इसका नाम रख देता हूं कि ये फ्लावर कलर के लिए जीन है, और कौन सा कलर शो कर रहा है? वायलेट। ये भी फ्लावर कलर के लिए जीन है, लेकिन ये व्हाइट कलर शो कर रहा है। ठीक है, कौन सा कलर शो कर रहा है? अब दोनों तो जीन फ्लावर कलर के लिए है, ध्यान दीजिए, दोनों जीन किसके लिए है? फ्लावर कलर के लिए ही है, लेकिन एक कलर शो कर रहा है वायलेट और एक कलर शो कर रहा है व्हाइट। तो इसको कहेंगे हेटेरोजाइगस कंडीशन। क्या लिखेंगे? हेटेरोजाइगस कंडीशन का है। कहने मतलब जो जीन है अलग अलग कैरेक्टर को शो करेगा तो उसको कहेंगे हेटेरोजाइगस कंडीशन। तो इसमें एक रहेगा डोमिनेंट और एक रहेगा रिसेसिव। वैसे मान के चलेंगे कि वायलेट वाला डोमिनेंट है, व्हाइट वाला रिसेसिव है, तो इसको हम कहेंगे हेटेरोजाइगस कंडीशन। ऐसा कंडीशन है हेटेरोजाइगस कंडीशन। कौन सा कंडीशन है? हेटेरोजाइगस कंडीशन। ठीक है, चलिए इस डीएनए के इतने पार्ट को हमने सिलेक्ट किया, तो ये भी जीन होगा। ठीक है, और ये जीन मान लेते हैं कि प्लांट के हाइट के लिए है, वो भी टाल शो कर रहा है, ये भी टाल शो कर रहा है। तो दोनों जीन एक ही कैरेक्टर को शो कर रहे हैं, दोनों सेम कैरेक्टर को शो कर रहे हैं। नहीं, हाइट के लिए है वो भी दोनों टाल टाल है, दोनों क्या है? टाल टाल। तो इसको हम कहेंगे कौन सा कंडीशन है? ये होमोजाइगस, होमोजाइगस कंडीशन है। कौन सा कंडीशन है? होमोजाइगस कंडीशन। इसको कौन सा कंडीशन कहा जाएगा? होमोजाइगस कंडीशन कहा जाएगा। ठीक है, अब होमोजाइगस कंडीशन है, दोनों एक जैसे हैं, मतलब इसको हम कह सकते हैं कि आइडेंटिकल एलील होते हैं। इसमें आइडेंटिकल एलील, और ये आइडेंटिकल होंगे, डिफरेंट एलील होंगे, दोनों अलग अलग होंगे। ठीक है, ये लिख सकते हैं नॉन आइडेंटिकल, नॉन आइडेंटिकल, नॉन आइडेंटिकल एलील। हेटेरोजाइगस में नॉन आइडेंटिकल नहीं, एक जैसे नहीं होंगे। ठीक है, एक डोमिनेंट होगा दूसरा रिसेसिव होगा। लेकिन जब होमोजाइगस कंडीशन होगा तो या तो दोनों
दोनों डोमिनेंट होंगे या फिर दोनों रिसेसिव होंगे, एक जैसे होंगे, आइडेंटिकल एलील होंगे। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक? चलिए, यही मैं एग्जाम्पल के थोड़े इससे बना करके आपको बता रहा हूँ कि मान लेते हैं डिप्लॉयड कंडीशन में डिप्लॉयड कंडीशन है ये, ठीक है, और इस डीएनए के इतने पार्ट को हमने सेलेक्ट किया और इतने पार्ट को सेलेक्ट किया, तो ये जीन होगा, अलग अलग जीन होगा, और यही फ्लावर कलर के लिए वायलेट मान लेते हैं, और ये कौन सा है, फ्लावर कलर के लिए है लेकिन वाइट कलर के लिए, ये हमने माना था हेटेरोजाइगस कंडीशन में। हेटेरोजाइगस कंडीशन लिया था, तो अगर अगर इन दोनों में दोनों जीन फ्लावर कलर के लिए ही है, लेकिन अगर एक शो हो रहा है दूसरा नहीं शो हो रहा है, तो जो शो हो रहा है उसको हम कहेंगे डोमिनेंट एलील था। मान लेते हैं इससे क्या बना, इससे फ्लावर कलर बना, ये वायलेट आ गया, कौन सा कलर आ गया, वायलेट, कौन सा कलर आ गया, वायलेट कलर आ गया, तो ये वायलेट कलर जो हो जाएगा ये हम इसको बोलेंगे डोमिनेंट। जो ये वायलेट कलर है ये क्या होगा, डोमिनेंट हो जाएगा। ठीक है, व्हाइट है क्या ये, यानी दिस इज नॉट व्हाइट। ठीक है, तो ये वायलेट कलर हमारा कौन सा हो जाएगा, डोमिनेंट हो जाएगा, और जो नहीं शो हो पाया व्हाइट वाला कलर वो रिसेसिव हो जाएगा। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि फ्लावर कलर जो व्हाइट था ये है रिसेसिव, जो अपने कैरेक्टर को शो नहीं कर पाया, और फ्लावर कलर जो वायलेट था ये है डोमिनेंट। ये क्या है, डोमिनेंट है, जो अपने कैरेक्टर को शो कर देगा उसे हम कहेंगे डोमिनेंट, जो अपने कैरेक्टर को शो नहीं कर पाएगा उसे हम क्या बोलेंगे, रिसेसिव बोल देंगे कि ये रिसेसिव है। क्या है, रिसेसिव है। ठीक है, अब पढ़ते हैं हम लोग जीनोटाइप। क्या पढ़ेंगे, जीनोटाइप क्या होगा, जीनोटाइप और फिनोटाइप दो चीज पढ़ेंगे कि जीनोटाइप क्या है और फिनोटाइप क्या है। देखो, जीनोटाइप मतलब जेनेटिक मेकअप, कि कोई भी एनिमल हो, प्लांट हो, जो भी है उसका जेनेटिक मेकअप कैसा है। ठीक है, जीन का अरेंजमेंट क्या है। ठीक है, तो जेनेटिक मेकअप को हम लोग क्या बोलेंगे, जीनोटाइप बोलेंगे। इसको लिख लीजिए आप, जेनेटिक मेकअप ऑफ ऑर्गेनिज्म, जेनेटिक मेकअप ऑफ ऑर्गेनिज्म को क्या कहेंगे, जीनोटाइप में हम समझाएंगे, ध्यान दीजिए। या इसको लिख सकते हैं द वे, क्या लिखेंगे, द वे इन विच यू रिप्रेजेंट जीन आर एलील, द वे इन विच यू रिप्रेजेंट जीन आर एलील। ठीक है, हम इसको कह सकते हैं जेनेटिक मेकअप ऑफ ऑर्गेनिज्म, या कहेंगे वो तरीका जिससे हम जीन को या एलील को दिखाते हैं, जीन को या फिर एलील को हम लोग दिखाते हैं, लिख करके दिखाते हैं, वो उसका जीनोटाइप होगा। अब एग्जांपल देख लेंगे, जैसे पी प्लांट का हमने ले लिया हाइट, कौन सा कैरेक्टर ले लिया, पी प्लांट के हाइट का कैरेक्टर ले लिया। ठीक है, वो भी टाल वाला ले लिया, मानते हैं टाल। ठीक है, तो टाल वाला जो हाइट लेंगे, टाल हाइट, तो या तो कैपिटल टी आता है या फिर कैपिटल टी स्मॉल टी आता है। देखो ध्यान दो, तो पी प्लांट के हाइट के लिए कैपिटल टी लिखा जाता है टाल के लिए, और कैपिटल टी स्मॉल टी के लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है, कैपिटल टी स्मॉल टी लिखा जाता है। दोनों
कौन से हाइट के लिए है? टाल के लिए है। अब यही जो कैपिटल टी हमने लिखा या कैपिटल टी स्मॉल टी लिखा, यही है इसका जीनोटाइप। क्या है? जीनोटाइप। कि पी प्लांट का जीनोटाइप टाल कैरेक्टर के लिए, किसके लिए? टाल कैरेक्टर के लिए ये है। ठीक है, जीनोटाइप कैपिटल टी और कैपिटल टी स्मॉल टी। ठीक है, दोनों टाल के लिए यूज होते हैं जीनोटाइप। समझ गए ना? और फिनोटाइप किसे कहा जाता है? फिनोटाइप मतलब कि बाहर से जो दिखे एक्सप्रेशन। जैसे पी प्लांट है तो पी प्लांट का अगर हाइट कोई दिखेगा ड्वार्फ दिखेगा, कोई टाल दिखेगा। ठीक है, लंबा और बौना दिखेगा। तो बाहर से जो दिख रहा है वो है उसका फिनोटाइप। उसका क्या है? वो फिनोटाइप। अभी हमने केवल हाइट का लिया, ऐसे कलर के लिए होगा, सीड के लिए होगा। ठीक है, सीड के शेप के लिए होगा, सारे चीज के लिए हो सकता है। तो पी प्लांट का हमने यहाँ पर हाइट लेकर के, टाल हाइट लेकर के, ये जो लिखा है जेनेटिक मेकअप इसका, इसी को हम लोग जीनोटाइप कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? जीनोटाइप कहते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे फिनोटाइप। क्या पढ़ेंगे? फिनोटाइप। तो फिनोटाइप में हम लोग लिखेंगे फिजिकल एक्सप्रेशन ऑफ जीन। फिजिकल एक्सप्रेशन ऑफ जीन। फिजिकल एक्सप्रेशन ऑफ जीन इंटरेक्टिंग विद एनवायरनमेंट। इंटरेक्टिंग विद एनवायरनमेंट। फिजिकल एक्सप्रेशन ऑफ जीन, जीन जो फिजिकल एक्सप्रेस करता है, ठीक है, वही उसका फिनोटाइप होगा। कहने मतलब है कि बाहर से जो दिख रहा है, ठीक है, बाहर से आपको जो दिखाई दे रहा है उसको हम कहेंगे फिनोटाइप। ठीक है, क्या है वो? फिनोटाइप। अभी हम बताएंगे कि रेशियो वगैरह लेकर के जब क्लास कवर कराएंगे था। ठीक है, ये हो गया। तो इतना पहले आप लोग नोट कर लीजिए। ठीक है, उसके बाद हम आगे बढ़ा रहे हैं। फिर से एक बार मैं रिवीजन करवा देता हूँ कि हमने डिप्लॉयड कंडीशन में दो क्या लिया? डीएनए लिया। डीएनए के हमने दो सेगमेंट को सेलेक्ट किया। डीएनए के सेगमेंट को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? जीन कहते हैं। तो मान लेते हैं ये वाला जो जीन है फ्लावर कलर के लिए था, ये वाला जीन भी फ्लावर कलर के लिए था, लेकिन ये फ्लावर कलर कैसा बनवा रहा है? वायलेट बना रहा है और ये व्हाइट बनवा रहा है। दोनों एक ही कलर, दोनों एक ही कैरेक्टर के लिए है। दोनों जीन किस कैरेक्टर के लिए? फ्लावर कलर के लिए है। दोनों जीन किसके लिए हैं? फ्लावर कलर के लिए ही है, लेकिन एक वायलेट कलर बनवा रहा है, एक व्हाइट कलर बनवा रहा है। ठीक है, तो ये एक ही कैरेक्टर के लिए, एक ही कैरेक्टर के लिए ना, फ्लावर कलर के लिए, लेकिन वो अलग अलग कलर शो कर रहे हैं। तो इसको हम कहेंगे हेटेरोजाइगस कंडीशन। कौन सा कंडीशन है ये? हेटेरोजाइगस कंडीशन। अब देखिए हमने दो यहाँ टुकड़े को सेलेक्ट किया जीन को। अब मान लेते हैं ये प्लांट के हाइट के लिए है, प्लांट के हाइट के लिए, प्लांट के हाइट के लिए तो है, लेकिन दोनों टाल बनवा रहे हैं। दोनों हाइट कैसे करवा रहे हैं? टाल करवा रहे हैं। प्लांट के हाइट के लिए हाइट वाला कैरेक्टर हमने चूज किया कि हाइट वाला कैरेक्टर शो कर रहे हैं, लेकिन कौन से? टाल या फिर ड्वार्फ। तो दोनों जब एक जैसे शो करेंगे कैरेक्टर को तो हम कहेंगे कैसा है? होमोजाइगस कंडीशन। तो होमोजाइगस कंडीशन में आइडेंटिकल होते हैं जीन। कैसे होते हैं? आइडेंटिकल होते हैं। सॉरी, जीन का एलील कैसे होते हैं? आइडेंटिकल होते हैं। ठीक है, हेटेरोजाइगस कंडीशन में एलील क्या होते हैं? नॉन आइडेंटिकल होते हैं, डिफरेंट होते हैं। एक कैपिटल से लिखा जाता है, स्मॉल से लिखा जाता है। ठीक है, जो कैपिटल से लिखा जाएगा उसको कहेंगे डोमिनेंट है, जो स्मॉल से लिखा जाता है उसको क्या कहेंगे? उसको रिसेसिव। हमने लिखवाया ना डोमिनेंट और डोमिनेंट एलील और रिसेसिव एलील। ठीक, उसके बाद हमने एक सेल बना करके हेटेरोजाइगस कंडीशन में बताया कि अगर मान लीजिए हेटेरोजाइगस कंडीशन में हमने यहाँ जीन को लिया और ये दोनों जीन किस कैरेक्टर को शो कर रहे हैं? फ्लावर कलर के लिए, एक वायलेट कलर के लिए, एक व्हाइट कलर के लिए, लेकिन इससे केवल शो हो रहा है वायलेट वाला कलर। वायलेट कलर खाली शो हो पा रहा है, एक्सप्रेस कर पा रहा है, और व्हाइट वाला कलर, ठीक है, सप्रेस हो गया। तो जो शो हो रहा है, जो कैरेक्टर अपने आप को शो कर लेता है, उसे हम डोमिनेंट कहेंगे। क्या कहेंगे? डोमिनेंट। इसका मतलब फ्लावर कलर जो वायलेट
ये डोमिनेंट था और जो वाइट था वो कैसा था, रिसेसिव था। ठीक है, फिर हमने बताया कि यहाँ पर जीनोटाइप किसे कहा जाएगा, फेनोटाइप किसे कहा जाएगा। जीनोटाइप में हमने कहा जेनेटिक मेकअप ऑफ ऑर्गेनिज्म, किसी ऑर्गेनिज्म का जेनेटिक मेकअप कैसा है, जीन उनके जीन जो है जीन का मेकअप कैसा है। ठीक है, उसी को हम कहेंगे जीनोटाइप, या कहेंगे द वे इन व्हिच यू रिप्रेजेंट जीन और एलीन, वो तरीके जैसे आप जीन या एलीन को आप दिखाते हो, लिखकर दिखाते हो, उसे हम जीनोटाइप कहेंगे। ठीक है, जीनोटाइप बाहर से नहीं दिखता है, बाहर से जीनोटाइप नहीं दिखता है। अभी हम बताएंगे कैसे मेंडल ने जीनोटाइप पता किया था, वो बताएंगे टेस्ट प्रोसेस। ठीक है, एग्जांपल हमने ले लिया पी प्लांट में, पी प्लांट में हाइट ले लिया, हाइट, तो हाइट में दो होगा, ये तो टाल होगा, एक ड्वार्फ होगा। तो हमने टाल के लिए देखा कैपिटल टी, कैपिटल टी, स्मॉल टी, ये ले लिया। ठीक है, अगर कहीं ड्वार्फ लिया होता तो ड्वार्फ क्या, तो खाली स्मॉल टी से लिखता है ड्वार्फ। तो ये दोनों जो हमने कैपिटल टी लिखा, कैपिटल टी स्मॉल लिखा, जो भी तरीका लिखा है, इसके जीन को मैं दिखा रहा हूँ, जीनोटाइप को दिखा रहा हूँ। क्या दिखा रहा हूँ, जीनोटाइप को दिखा रहा हूँ। ठीक है, पी प्लांट के क्या दिखा रहा हूँ, जीनोटाइप को दिखा रहा हूँ। ठीक है, फिर हमने लिखा फिनोटाइप, फिनोटाइप में क्या लिखा, फिजिकल एक्सप्रेशन ऑफ जीन इंटरैक्टिंग विद एनवायरनमेंट, जो फिजिकल एक्सप्रेशन होता है जीन का, जीन जिस तरह से मेकअप रहेगा, जैसा जीनोटाइप रहेगा वैसे फिजिकल एक्सप्रेशन दिखेगा, प्लांट वैसे ही बनेगा, ऑर्गेनिज्म वैसे ही बनेगा, उसी तरीके से जैसा जीनोटाइप उसी हिसाब से उसका फिनोटाइप दिखता है। ठीक है, तो जो बाहर से दिखता है उसी को हम क्या कहेंगे, फिनोटाइप कहेंगे। ठीक है, फिनोटाइप से हमने कहा टाल हो गया फिनोटाइप, कैपिटल टी स्मॉल, कैपिटल टी स्मॉल टी, या स्मॉल टी, ये उसकी जीनोटाइप। ठीक है, टाल या ड्वार्फ जो वर्ड आता है, टाल या ड्वार्फ जो वर्ड हमने लिखा है फिनोटाइप, वो बाहर से दिखता है कि लंबा है और बौना है। ठीक है, डन हो गया, चलिए इतना नोट करिए जल्दी से। चलिए उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं मेंडेलियन जेनेटिक्स। क्या पढ़ेंगे, मेंडेलियन जेनेटिक्स पढ़ेंगे। मेंडल के बारे में पढ़ेंगे। मेंडल कौन थे, एक मोंग थे। क्या थे मेंडल थे, एक मोंग। मेंडल क्या थे, एक मोंग थे। ठीक है, और मैथमेटिशियन भी थे। मेंडल थे, मोंग, और क्या थे, मैथमेटिशियन थे। इन्होंने 7 ईयर तक पी प्लांट पर वर्क किया था। ठीक है, यानी कि 7 ईयर तक इन्होंने वर्क किया था। कब से किया था, 1856 से 1863 तक, 1863 तक इन्होंने वर्क किया था। ठीक है, पी प्लांट पर, किस पर, 7 सालों तक इन्होंने टी प्लांट पर वर्क किया था। यही लिख लीजिए डायग्राम, गार्डन पी पर किया था। कौन से पी पर किया था, देखो एक तो गार्डन पी होता है, एक स्वीट पी होता है। ठीक है, तो गार्डन पी पे इन्होंने किया था। यहाँ लिख लीजिए ऐसे, वर्क ऑन गार्डन पी। अच्छा, गार्डन पी का बायोलॉजिकल नेम बताएगा, पाइसम सटाइवम। पाइसम सटाइवम में इन्होंने वर्क किया था, 7 ईयर तक वर्क किया था। ठीक है, और ये कौन सा पी होता है, पाइसम सटाइवम, मिडिवल पी होता है, मिडिवल पी होता है। ठीक है, खाली यही तो गांव में जो उगाते हैं। ठीक है, यही है पाइसम सटाइवम। ठीक है, यहाँ पे लिख लीजिए परफॉर्म्ड इमैस्कुलेशन एंड बैगिंग, इमैस्कुलेशन एंड बैगिंग।
तो इमेजिनेशन में क्या क्या आता है, आंसर को निकाल दिया जाता है काट करके, ठीक है। आंसर को क्या करके कट करके निकाल दिया जाता है। बैगिंग मतलब इसको ऐसे पॉलीथीन से ढक दिया जाता है आंसर वगैरह, ठीक है। इमेजिनेशन एंड बैगिंग इन पी प्लांट्स, इन पी प्लांट्स। पी प्लांट में हमने क्या किया था, इमेजिनेशन भी किया था, बैगिंग भी किया था, ठीक है। अच्छा पी प्लांट कैसा होता है, बाइसेक्सुअल फ्लावर, सॉरी बाइसेक्सुअल प्लांट है, ठीक है। कैसा होता है ये, बाइसेक्सुअल होता है, ठीक है। और इन्होंने हाइब्रिडाइजेशन, देखो हाइब्रिडाइजेशन क्रिस्टल हाइब्रिडाइजेशन के द्वारा, ठीक है, मतलब उसको क्या करवा रहे थे, क्रॉसिंग करवा रहे थे पी प्लांट, ठीक है। यहाँ लिखेंगे इमेजिनेशन का मतलब क्या है, इमेजिनेशन जान लीजिए, इसे अंतर को कट करके निकाल दिया जाता है, इसका जान लीजिए। और भी ध्यान लीजिए, परफॉर्म्ड आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन पी, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन ऑन पी, ठीक है। ये पॉइंट लिख लेंगे। एक बात और है, यहाँ ऐसे तीर बना के लिख लीजिए, ये जो है बाइसेक्सुअल होता है, बाइसेक्सुअल होता है ना, पी प्लांट बाइसेक्सुअल होता है। इमेजिनेशन करने के बाद इसको फीमेल की तरह यूज किया जाता है, ये टू बी ट्रीटेड एज फीमेल पैरेंट, फीमेल पैरेंट, ठीक है। इसको फीमेल पैरेंट हम लोग क्या करते हैं, मान के चलते हैं इमेजिनेशन करने के बाद, ठीक है। अब यहाँ पर रीजन लिखना है कि कौन सा ऐसा रीजन था जिसकी वजह से मेंडल ने पी प्लांट को ही सिलेक्ट किया था। यहाँ लिखेंगे हेडिंग डालेंगे रीजन टू चूज पी प्लांट, रीजन टू चूज पी प्लांट। क्या रीजन था मेंडल का पी प्लांट को चूज करने का, तो पहला पॉइंट लिखेंगे, पहला पॉइंट ये लिखेंगे, ये कैसा था, डिप्लॉयड था, ये कैसा था, डिप्लॉयड था। यहाँ ये 14 लिखा, तो 14 का क्या मतलब है, यहाँ पर कितने क्रोमोसोम होंगे, हैं 14 क्रोमोसोम, कितने क्रोमोसोम, 14 क्रोमोसोम लिखेंगे। डिप्लॉयड प्लांट है, ऐसा है डिप्लॉयड प्लांट है। उसके बाद दूसरा पॉइंट लिखेंगे नेचुरली सेल्फ पॉलिनेटिंग, नेचुरली सेल्फ पॉलिनेटिंग से करवा सकते हैं, ठीक है। इसलिए दूसरा पॉइंट हो गया, मान लीजिए नो सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी, तीसरा रीजन क्या था, तीसरा लिखिए एनुअल, ये एनुअल है, एनुअल प्लांट होता है, बाइसेक्सुअल भी है, ठीक है। चौथा रीजन लिखेंगे लार्ज नंबर ऑफ प्रोजेनी विद लार्ज नंबर ऑफ वेरिएशन, लार्ज नंबर ऑफ प्रोजेनी विद लार्ज नंबर ऑफ वेरिएशन। देखो एनुअल फ्लावर, एनुअल प्लांट है, कैसा है एनुअल मतलब एक ही साल के अंदर हो जाता है, एक साल का मतलब 4 महीने में हो जाता है, बाइसेक्सुअल भी है, ठीक है। और उसके बाद लार्ज नंबर ऑफ प्रोजेनी मतलब इससे कई बहुत सारे प्रोजेनी बन जाते हैं, तो बहुत सारे प्रोजेनी जब आएंगे तो बहुत सारा वेरिएशन आएगा, ठीक है। तो जितने ज़्यादा वेरिएशन रहेगा उसमें स्टडी करना और अच्छा रहता है, इसमें आपका क्लियर स्टडी हो जाता है, ठीक है। जितने ज़्यादा प्रोजेनी रहेंगे, जितने ज़्यादा वेरिएशन रहेंगे, उसमें आप आसानी से पूरा कैरेक्टर
से मैं बता दे रहा हूँ कि मेंडल का पी प्लांट चूज करने का रीजन क्या था। ये कैसा था, डिप्लॉयड प्लांट था, नेचुरली सेल्फ पॉलिनेटिंग था, एनुअल प्लांट था, बायसेक्सुअल था, इससे बहुत सारे प्रोजेनी बन रहे थे जिसमें बहुत सारे वेरिएशन आ रहे थे, इसलिए मेंडल ने पी प्लांट को सेलेक्ट किया था अपने एक्सपेरिमेंट के लिए। अब आगे लिखेंगे मेंडल सेलेक्टेड, मेंडल ने कितने प्लांट को सेलेक्ट किया था, 40। मेंडल सेलेक्टेड 14 ट्यूब ब्रीडिंग प्लांट्स, ट्यूब ब्रीडिंग प्लांट। मेंडल ने कितने प्लांट को सेलेक्ट किया था, 40 प्लांट वैरायटीज, ठीक है। मेंडल सेलेक्टेड 40 ट्यूब ब्रीडिंग प्लांट वैरायटीज। अगला लिखेंगे 7 पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग ट्रेट, 7 पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग ट्रेट, 7 पेयर कंट्रास्टिंग ट्रेट लिए गए। तो बताऊंगा कौन कौन सा पेयर लिए थे, कौन कौन सा 7 पेयर कंट्रास्टिंग ट्रेट लिए थे बताऊंगा, ठीक है। उसके बाद लिखेंगे a tube breeding line is one, ट्यूब ब्रीडिंग लाइन जिसे कहा जाता है मैं लिख रहा हूं, ठीक है। ये ट्यूब ब्रीडिंग लाइन इज वन दैट हैव अंडरगॉन कंटीन्यूअस, दैट हैव अंडरगॉन continuous self pollination, shows the stable trait inheritance, so the stable trait inheritance and expression for several generations, and expression for several generations। फिर से मैं बता रहा हूँ कि क्या रीजन था मेंडल को पी प्लांट सेलेक्ट करने का। तो डिप्लॉयड प्लांट, पी प्लांट क्या था, डिप्लॉयड था, नेचुरली सेल्फ पॉलिनेटिंग था, एनुअल था, 1 साल के अंदर एक प्लांट, ठीक है, अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट कर लेता है, मतलब 4 महीने के अंदर कंप्लीट कर लेता है। बायसेक्सुअल है, उसमें लार्ज नंबर ऑफ प्रोजेनी बन रहा है, उसमें बहुत सारी वेरिएशन आ रहे थे, उसमें स्टडी करना और आसान हो रहा था हमको, ठीक है। मैंने लिखा कि मेंडल सेलेक्टेड 40 ट्यूब ब्रीडिंग प्लांट वैरायटीज, 14 ट्यूब ब्रीडिंग प्लांट वैरायटीज को सेलेक्ट किए थे मैंने, ठीक है। 14 ट्यूब ब्रीडिंग प्लांट को सेलेक्ट किए थे अपने एक्सपेरिमेंट के लिए, इसमें 7 पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग ट्रेट को लिए थे, चूज किए थे, ठीक है। अब ट्यूब ब्रीडिंग का लाइन का क्या मतलब होता है, ट्यूब ब्रीडिंग का लाइन का मतलब ये होता है कि अंडरगॉन कंटीन्यूअस सेल्फ पॉलिनेशन, सो द स्टेबल इंहेरिटेंस एंड एक्सप्रेशन फॉर सेवरल जनरेशन, कि कई जनरेशन तक जो अपने एक्सप्रेशन को वही शो करता रहे, सेल्फ पॉलिनेशन से भी अपने एक्सप्रेशन को कई जनरेशन तक शो करता रहे, ठीक है। उसको ट्यूब ब्रीडिंग लाइन कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा, ट्यूब ब्रीडिंग लाइन कहा जाएगा, ठीक है। इतना है, चलिए इतना नोट करिए। चलिए इससे आगे देखते हैं ट्यूब ब्रीडिंग का क्या मतलब है। ट्यूब ब्रीडिंग को हम प्योर लाइन में कहेंगे या फिर होमोजाइगस, क्या लिखेंगे, ट्यूब ब्रीडिंग मतलब प्योर लाइन या फिर होमोजाइगस। तो कैसे बनेंगे, लिखेंगे क्रिएटेड बाय सेल्फ
pollination for several generations. Self pollination for several generations. Several generation. ट्रू ब्रीडिंग मीन्स क्या होगा? प्योर लाइन होमोजाइगस, प्योर लाइन आर होमोजाइगस क्रिएटेड बाय सेल्फ पॉलिनेशन फॉर सेवरल जनरेशन. ये ट्रू ब्रीडिंग का मतलब होगा. ठीक है, मेंडल ने, ठीक है, जब अपना एक्सपेरिमेंट किया तो कुछ उसने पोस्टुलेट दिया. उन्होंने क्या दिया? उन्होंने कुछ पोस्टुलेट दिया, लेकिन उनके पोस्टुलेट को कोरेंस ने किसमें कन्वर्ट कर दिया? ला में कन्वर्ट कर दिया. किसमें कन्वर्ट कर दिया? ला. क्या लिखेंगे? मेंडल हैड प्रपोज्ड पोस्टुलेट. मेंडल हैड प्रपोज्ड पोस्टुलेट. मेंडल हैड प्रपोज्ड पोस्टुलेट and Corinth converted them into la. And Corinth converted them into la. ठीक है, मेंडल ने क्या दिया? अपने एक्सपेरिमेंट के बेसिस पर उन्होंने, ठीक है, कुछ पोस्टुलेट दिए थे, लेकिन इसको कोरेंस ने क्या कर दिया? इसको ला में बदल दिया. ठीक है, इसमें बदल दिया, ला में चेंज कर दिया. कोरेंस ने इसको क्या कर दिया? ला में चेंज कर दिया. देखो ध्यान दीजिए, मेंडल का जो ला था, उन्होंने पोस्टुलेट अपना दिया, एक्सपेरिमेंट जो भी उन्होंने किया, उन्होंने जो भी एक्सपेरिमेंट वगैरह किया वो पब्लिश नहीं हो पाया. ठीक है, मतलब उनका जो वर्क था विख्यात नहीं हुआ, नहीं फैला. इसका भी रीजन है, मतलब कि बिना इनका पॉपुलर हुए ही ये क्या हुए? मर गए. 16 साल के बाद, कितने साल के बाद? 16 साल के बाद तीन साइंटिस्ट आए. उन्होंने सोचा कि क्या किया जाए. मेंडल ने जो अपना एक्सपेरिमेंट किया था उसको रीडिस्कवर किया जाए, फिर से खोजा जाए कि उन्होंने क्या क्या किया था. ठीक है, तो उन्होंने तीनों लोग मिल करके, इन तीनों का नाम क्या था? उन तीनों का नाम था, एक का नाम था कोरेंस, दूसरे का शेमार और तीसरे का डेब्रिस. तीन थे. कौन कौन सा? कोरेंस, शेमार और डेब्रिस. तीन साइंटिस्ट थे जिन्होंने इंडिपेंडेंटली मेंडल के वर्क को डिस्कवर किया. उसके बाद उसको ला में कन्वर्ट कर दिया. ठीक है, यहाँ लिख दिया मेंडल डाइड unrecognized for his work. For his work, Mendel died unrecognized for his work. इनका वर्क जो है, जो अपने इन्होंने वर्क किया, तो ये विख्यात नहीं हो जाते हैं तरीके से. ठीक है, क्योंकि साइंटिस्ट, ठीक है, इनके वर्क को समझ ही नहीं पा रहे थे. इन्होंने ये बता रहे थे मेंडल, ठीक है, कि पेरेंट से प्रोजनी में कुछ जाता है. क्या होता है? जो कैरेक्टर को लेकर जाता कुछ है, जिसका नाम इन्होंने क्या कहा था? फैक्टर है. ठीक है, क्या कहा था? फैक्टर कहा. इन्होंने कहा कि पेरेंट से कैरेक्टर प्रोजनी में, बच्चों में लेकर जाता है, कुछ तो है जो लेकर जाता है, उसका नाम इन्होंने फैक्टर दे दिया. ये कोई फैक्टर है जो कैरेक्टर को पेरेंट से बच्चों में लेकर जाता है. अब वो कैरेक्टर क्या है ये उन्होंने नहीं बता पाया. दूसरी बात ये कि मेंडल अपने वर्क में बहुत ज़्यादा मैथमेटिक्स का यूज़ कर रहे थे. ठीक है, स्टैटिस्टिक्स और प्रोबेबिलिटी का यूज़ कर रहे थे, जिससे और बायोलॉजिस्ट जितने थे, साइंटिस्ट, वो समझ नहीं पा रहे थे. इन्होंने बहुत सारा मैथमेटिक्स का यूज़ कर दिया अपने वर्क में. ठीक है, तो और बायोलॉजिस्ट जो थे, साइंटिस्ट, वो समझ नहीं पा रहे थे. ठीक है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड तरीके से इन्होंने लिख दिया था. और ये भी नहीं बता पा रहे थे कि क्या ऐसा चीज़ है जब पेरेंट से बच्चों को लेकर जाता
कोई फैक्टर तो है, कोई ना कोई फैक्टर तो है जो पेरेंट से कैरेक्टर को बच्चों में लेकर जाता है, ये नहीं बता पाए थे, इसलिए इनका जो वर्क था रिकॉग्नाइज नहीं हो पाया। ठीक है, तो 16 साल इनके मरने के 16 साल बाद 3 वैज्ञानिक आए, 3 साइंटिस्ट, कौन से, कोरेंस, सेमार्क और डेविस ने आया और इनके वर्क को फिर से डिस्कवर किया। उसके बाद उनके पोस्टुलेट को किस में कन्वर्ट किया, लॉ में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, तो लिख लीजिए, यहाँ पे लिख लीजिए, मेंडल यूज्ड लॉट्स ऑफ मैथमेटिक्स, मेंडल यूज्ड लॉट्स ऑफ मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स में क्या क्या, स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, स्टैटिस्टिक्स और प्रोबेबिलिटी का यूज में ज़्यादा किया था। ठीक है, और बायोलॉजिस्ट समझ नहीं पा रहे थे इसको। और उस जमाने में दूसरा नंबर है कि कम्युनिकेशन भी इजी नहीं था, कम्युनिकेशन इज नॉट इजी, उस जमाने में कम्युनिकेशन भी इजी नहीं था। और अगला जो है, इन्होंने क्या यूज किया था, यूज्ड टर्म फैक्टर, इन्होंने फैक्टर टर्म का यूज किया था, इसलिए इनके वर्क को रिकॉग्नाइज, इनका वर्क रिकॉग्नाइज नहीं हो पाया और साइंटिस्ट इसको समझ नहीं पा रहे थे। ठीक है, ये सब रीजन था कि मेंडल जो है, मेंडल का जो वर्क था उस जमाने में क्यों नहीं रिकॉग्नाइज हुआ। ठीक है, पहली बात हमने क्या लिखा कि मेंडल जो है अपने एक्सपेरिमेंट में मैथमेटिक्स का ज़्यादा यूज किए थे, जैसे स्टैटिस्टिक्स और प्रोबेबिलिटी का यूज ज़्यादा किए थे। उस जमाने में कम्युनिकेशन भी इजी नहीं था। ठीक है, इन्होंने कौन सा टर्म यूज किया था, फैक्टर टर्म यूज किया था, फैक्टर टर्म। ठीक है, ये नहीं बता पा रहे थे कि कौन सी ऐसी चीज़ है जो पेरेंट्स से बच्चों में कैरेक्टर लेकर जाती है, ये नहीं बता पा रहे थे। ठीक है, खाली फैक्टर्स का नाम बता रहे थे। क्या बता रहे थे, और वो तीनों वैज्ञानिक कौन कौन थे जिन्होंने इनके वर्क को डिस्कवर किया था, तो यहाँ लिख लीजिए 3 साइंटिस्ट, ये यहाँ पर लिख लीजिए पहले। अगला, मेंडल पब्लिश्ड हिज वर्क in 1865, Mendel published his work in 1865। तो लिखेंगे 3 साइंटिस्ट, एक मिनट, ये लिख दीजिए कि ऑलमोस्ट 16 ईयर आफ्टर his death, in 1900, 3 scientists independently rediscovered his work। तीनों साइंटिस्ट कौन थे, नाम याद रखिए, कोरेंस, शेमार्क एंड डेविस, ठीक है। ये 3 साइंटिस्ट थे जिन्होंने मेंडल के वर्क को उनके मरने के 16 साल बाद रेडियो डिस्कवर किया। ठीक है, और उन्होंने जो पोस्टुलेट दिया था उसको किस में कन्वर्ट कर दिया, लॉ में कन्वर्ट। ठीक है, चलिए इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि मेंडल ने जो 7 पेयर कंट्रास्टिंग कैरेक्टर लिया था वो कौन कौन था। ठीक है, ये पढ़ेंगे, इतना पहले नोट करिए।
चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे कि मेंडल ने जो 7 पेयर ऑफ कैरेक्टर्स लिया था, कंट्रास्टिंग कैरेक्टर कौन कौन था। तो यहाँ लिख देंगे कैरेक्टर्स, यहाँ लिख दीजिए आप कैरेक्टर्स, यहाँ लिख दीजिए कंट्रास्टिंग ट्रेट। कंट्रास्टिंग ट्रेट्स 7 था, 1 2 3 4 5 6 एंड 7 लिख लीजिए। कैसे लिखना है, स्टेप एक बार लिखना है, फ्लावर 2 बार लिखना है, स्टेप एक बार लिख देना, फ्लावर 2 बार लिख देना, उसके बाद पॉट 2 बार लिख देना, उसके बाद सीड 2 बार लिख देना। ये तो स्टेम का हो जाएगा हाइट, फ्लावर का हो जाएगा कलर, फ्लावर का हो जाएगा कलर और पोजीशन, कलर एंड पोजीशन, पॉट का हो जाएगा शेप एंड कलर, शेप हो जाएगा और पॉट का कलर हो जाएगा, सीड का ऐसे शेप हो जाएगा और सीड का हो जाएगा कलर। ठीक है, अब ये ऐसे 3 बना दीजिए। कौन सा ट्रेड लिया था, इसको डोमिनेट, इसको इसी से माना ध्यान रखो। तो स्टेम के हाइट में एक टाल था, एक द्वार था, टाल और द्वार। वो फ्लावर के कलर में वायलेट था, एक था व्हाइट। ठीक है, फ्लावर का पोजीशन में एक एक्सियल था, एक था टर्मिनल। पॉड के शेप में इन्फ्लेटेड था, एक कंस्ट्रिक्टेड। पॉड का कलर में एक ग्रीन था, दूसरा येलो। ऐसे सीड के शेप में एक राउंड था, दूसरा रिंकल। ऐसे सीड के कलर में एक येलो, दूसरा ग्रीन। जो पहला वाला आपने लिखा है, ये सब कैसे ट्रेट है, ये कैसे ट्रेट है बताइए, डोमिनेंट वाले हैं, और इधर वाले जो है रिसेसिव। यही 7 पेयर कंट्रास्टिंग ट्रेट लिए थे, तो 7 जोड़ी है ना, ये जोड़े है सर। मेंडल ने कितना चूज किया था, कितना पेयर, 7 पेयर कंट्रास्टिंग ट्रेट लिया था। टाल द्वार किसके लिए है, इससे हाइट के लिए है, वायलेट और वाइट, वायलेट वाइट इसके लिए, फ्लावर कलर के लिए है, एक्सियल टर्मिनल फ्लावर के पोजीशन के लिए है, इन्फ्लेटेड और कंस्ट्रिक्टेड पॉट के से, पॉट में इसको हम फली जानते हैं ना। पॉट का शेप इन्फ्लेटेड कंस्ट्रिक्टेड है, पॉट का कलर कैसा, ग्रीन और येलो, सीड का शेप राउंड ट्विंकल। तो राउंड ट्विंकल मतलब ऐसे पिचका हुआ, झुर्रीदार इसमें होते हैं, पिचका राउंडिंग गोला रहेगा, ऐसे गोल राउंड में ऐसे गोल रहेगा और ट्विंकल में ऐसे करके पिचका रहेगा। ठीक है, उसके बाद सीड का कलर येलो और ग्रीन हो गया। ठीक है, सीड का शेप राउंड ट्विंकल, ऐसे पॉट का कलर ग्रीन है। देखो ये दोनों अपोजिट है एक दूसरे के। जब पॉट का कलर रहेगा, पॉट का फली का कलर रहेगा तो ग्रीन वाला डोमिनेट होगा, येलो वाला रिसेसिव। लेकिन जब सीड का कलर होगा तो येलो वाला डोमिनेट और ग्रीन वाला रिसेसिव हो जाएगा। ठीक है, ये 7 कैरेक्टर लिए थे और 7 पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर ट्रेट लिए थे। ठीक है, यही था। तो आज के लिए इतना ही, इससे आगे नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, नेक्स्ट लेक्चर। ठीक है।